students, this is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter tissues. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about epithelial tissues. Clear? तो अभी बात आती है कि सेशन नंबर 5 तक मैंने आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करा दिया. जितने भी टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मैंने आपको एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में डिस्कस कराया. उसके बाद में हमने परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया. परमानेंट टिश्यूज में मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस कराया. अब हमने जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज थे, जाइलम और फ्लोएम, उनके बारे में भी डिस्कस किया. अलॉन्ग विद दैट जो प्लांट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्क, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी लास्ट सेशंस में करा दिया. बट नाउ वी हैव टू मूव ऑन द एनिमल टिश्यूज. तो एनिमल टिश्यूज में हमारा फर्स्ट टिश्यू आता है एपिथेलियल टिश्यूज, देन आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, देन आते हैं मस्कुलर टिश्यूज और देन आते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशंस में हम और आगे वाले जो टिश्यूज हैं हमारे नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बट फर्स्ट स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यूज. So the thing is, what are epithelial tissues? Epithelial tissues होते क्या हैं? It is a fundamental tissue which occurs as a sheet and covers the external and internal surface of all body organs. ये क्या होते हैं? फर्स्ट तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट अभी तक हम प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे थे और ये एनिमल टिश्यूज हैं. क्लियर? तो अभी आपको एनिमल टिश्यूज में फर्स्ट टिश्यू करा रही हूँ मैं एपिथेलियल. तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? इट इज अ फंडामेंटल टिश्यू. ये वो फंडामेंटल टिश्यू है विच अकर्स एज अ शीट, जो शीट की तरह रहता है एंड कवर करता है ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स. जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को ये कवर करके रखता है और शीट की तरह हमें, शीट की फॉर्म में ये हमें मिलता है. इट ऑल्सो लाइन्स द कैविटीज एंड ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी. इट ऑल्सो लाइन्स द कैविटीज एंड ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी. क्लियर? Therefore, epithelial tissue is also called covering tissue. इसे कवरिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ये जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस होते हैं बॉडी ऑर्गन्स के, उन्हें कवर करके रखता है. ये शीट की फॉर्म में हमें मिलता है. एंड ऑल्सो लाइन्स द कैविटीज एंड ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी. Thereby we call epithelial tissue as in covering tissue. क्लियर? तो अब बात आती है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. What are the characteristics of epithelial tissues? First, cells of epithelial are close packed together and have no intercellular space. पहली बात तो ये आ गई कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनकी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगी, दैट इज उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा. The cells of epithelial may be arranged in a single layer or more layers. जो एपिथेलियम है उसकी जो सेल्स हैं उन्हें हम सिंगल लेयर में या मोर लेयर्स में अरेंज कर सकते हैं. दैट इज सिंगल लेयर्ड भी एपिथेलियम को अरेंज कर सकते हैं उसकी सेल्स को, या फिर मल्टी लेयर्ड भी हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. ऑल्सो द आउटर सरफेस ऑफ द सेल इज फ्री बट देयर इनर एंड्स रेस्ट ओवर अ नॉन सेल्युलर सपोर्टिंग लेयर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो आउटर सरफेस होता है हमारा सेल का वो फ्री रहता है. क्लियर? किसी से अटैच नहीं रहता. लेकिन जो उसका इनर एंड रहता है वो रेस्ट ओवर अ नॉन सेल्युलर सपोर्टिंग लेयर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है. वी कैन से बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इससे अटैच रहता है. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक नॉन सेल्युलर सपोर्टिंग लेयर होती है. क्लियर? थ्रू दिस मेम्ब्रेन द एपिथेलियल टिश्यू इज कनेक्टेड टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. और इसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किससे कनेक्ट रहता है? जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनसे एपिथेलियल टिश्यू हमारा कनेक्ट रहता है. अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके रखते हैं, जैसे बोन टू बोन, बोन टू मसल्स और अदर टाइप्स ऑफ पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना. ये होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का वर्क. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज इन डिटेल. बट अभी आप ये समझ सकते हो दैट एपिथेलियल टिश्यू इज कनेक्टेड टू द अंडरलाइंग connective tissue. Clear? The epithelium does not have any direct vascular supply. और एक और बात क्या रहती है कि इसमें कोई भी डायरेक्ट वस्कुलर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती. अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. थिंग इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस क्या होंगे.
द स्किन एपिथेलियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द बॉडी। अब ऑब्वियसली जो हमारा स्किन एपिथेलियम है उसका क्या वर्क होता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द बॉडी, हमारी बॉडी पे प्रोटेक्टिव कवरिंग को फॉर्म करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम इंजरी, ये क्या करता है, जितने भी हमारे अंदर सेल्स प्रेजेंट है उन्हें इंजरी से, ड्राइंग से एंड इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी से प्रोटेक्ट करके रखता है। सपोज आपकी बॉडी पे स्किन नहीं होती तो क्या होता, आपके जो सेल्स हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं रहते, उन्हें इंजरी इजीली लग जाती, वो ड्राई हो सकते थे और उन्हें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता था। Thereby, skin epithelium forms a protective covering over the body and it protects the underlying cells from injury, drying, and infection of bacteria and fungi. Clear? Epithelial cells have power of regeneration and therefore help in healing of wounds. जो epithelial cells होते हैं उनमें regeneration की power होती है, that is वो again से generate हो सकते हैं and therefore helps in the healing of wounds. इसीलिए जो हमारे wounds होते हैं उनमें ये हीलिंग करने के लिए यूज होती है। क्लियर? नाउ द थिंग इज एपिथेलियल फॉर्मिंग alveoli of lungs help in diffusion of gases between blood and alveoli air. अभी आपको इतना तो पता होगा कि जो हमारे डिफ्यूजन होता है गैसेस का ब्लड और एल्वोली एयर में, वो एल्वोलीज के थ्रू होता है, लंग्स में जो एल्वोली प्रेजेंट होती है उनके थ्रू होता है, तो वो भी एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। देयरबाय एपिथेलियल फॉर्मिंग alveoli of lungs help in diffusion of gases between blood and alveolar air. Clear? Epithelial line of intestine help in absorption of digested food. जो intestine की epithelial line होती है, clear? intestine पे भी एक epithelial lining होती है which helps in absorption of digested food, जो digested food के absorption के लिए work में आती है। In sense organs, epithelium is specialized to receive stimulus. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें एपिथेलियम के क्या वर्क होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुलस, जितने भी हमारे स्टिमुलस होते हैं, सडन एक्शंस होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड रहती है। ऑल्सो एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द किडनी ट्यूब्स हेल्प इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जितने भी हमारे एपिथेलियल सेल्स जो हमारे नॉर्मली किडनी की ट्यूब्स में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में यूज आते हैं। These cells absorb water and necessary minerals and produce urine. इनका वर्क क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, नेसेसरी मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना और इन सबको एब्जॉर्ब करके यूरिन का प्रोडक्शन करना। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से। क्लियर? सीक्रेशन लाइक गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, टीयर्स एटसेट्रा आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जितने भी हमारे गैस्ट्रिक जूस हुआ, म्यूकस हुए या इवन टीयर्स जो है, हमारी आईज से जो टीयर्स निकलते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से ही निकलते हैं, वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो द थिंग इज जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? इन लैटिन स्क्वेमा मीन्स स्केल्स। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, स्क्वेमस का मतलब स्क्वेमा से आया विच मीन्स स्केल्स। दिस एपिथेलियम हैज स्केल लाइक अपीयरेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्केल की तरह अपीयरेंस होती है। दिस इज द रीजन इसे हम एक तो स्क्वेमस एपिथेलियम इसलिए कहा क्योंकि स्क्वेमा का मीनिंग भी स्केल होता है, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्केल लाइक अपीयरेंस। क्लियर? फर्स्ट आता है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप का होता है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, द सेल्स आर वेरी थिन एंड फ्लैट एंड अपीयर एज टाइल्स ओवर अ फ्लोर। इट इज सिंगल लेयर्ड एंड क्लोजली फिटेड। इसके जो सेल्स होते हैं काफी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और ऐसे शो होते हैं जैसे फ्लोर पे हम टाइल्स बिछा देते हैं ना, इस टाइप की अपीयरेंस देते हैं। ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, क्लोजली फिटेड रहते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन बायोलॉजी यू हैव टू लर्न द फैक्ट्स, यू हैव टू लर्न द फंक्शंस, यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू लर्न देयर यूजेस। आपको ये सब लर्न करना है, आपको ये सब अपने माइंड में रखना है, आपको इसे अपने माइंड से लूज नहीं होने देना है। सो द सेल्स are very thin and flat and appear as tiles over a floor. It is single layered and closely fitted. Clear? It forms a
डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वोलीज। जो हमारे लंग एल्वोलीज हुई, ब्लड वेसल्स हुई, उनकी जो डेलिकेट लाइनिंग है उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है? सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम, where substance transportation occurs through a selectively permeable membrane। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, लंग एल्वोलीज हैं, वहां पे क्या होता है? जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो किसकी वजह से होता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से। तो वहां पे हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का यूज होता है। इट ऑल्सो कवर्स लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लाइनिंग्स होती हैं उसको भी ये कवर करके रखता है। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स एंड आर नॉट सिमिलर। इसमें क्या होता है? जो सेल्स हैं वो काफी सारे लेयर्स में अरेंज रहती हैं और सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं होती। इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ स्किन, ये स्किन की आउटर साइड में अवेलेबल होते हैं। एंड इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड इज वाटरप्रूफ। और फर्स्ट तो इनमें मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस ही नहीं है, हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी होते हैं, और ये जो है वो वाटर प्रूफ रहते हैं। थर्ड है हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स व्हिच हैव राउंड न्यूक्लियाई। किससे बनके बना होता है? ये क्यूब शेप्ड सेल से मिलके बना होता है, जिनकी न्यूक्लियाई कैसी होती है? राउंड शेप होती है। क्लियर? It forms lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support। जो किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग होती है उनको फॉर्म करता है, जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उसकी डक्ट्स की लाइनिंग को ये भी फॉर्म करता है, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देयर बाय इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट देयर एट किडनी ट्यूबल्स एंड सेलेवरी ग्लैंड्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सीक्रेशन। जितने भी हमारे प्रोसेस हुए, एब्जॉर्प्शन को हुआ, एक्सक्रेशन का हुआ, सीक्रेशन को हुआ, उसमें भी क्यूबोइडल एपिथेलियम का यूज रहता है। लास्ट है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। फर्स्ट ये टॉल पिलर लाइक सेल्स से मिलकर बना होता है, और जिनकी जो न्यूक्लियाई है वो इलोंगेटेड रहती है। इट इज यूजुअली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें ये नॉर्मली मिलता है। वे एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर, जहाँ पे हम नॉर्मली एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कहाँ होता है? हमारा इंटेस्टाइन में होता है, उसी की इनर लाइनिंग पे हमें कॉलमनर एपिथेलियम मिल जाएगा। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। ये क्या करता है? ये मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। क्लियर? द थिंग इज ciliated columnar epithelium। ये हमारा लास्ट है ciliated columnar epithelium। When columnar epithelium cells possesses cilia hair like projections, it is called ciliated columnar epithelium। जो हमारे columnar epithelium होते हैं ना, जो columnar epithelium cells हैं, यदि उसमें cilia hairs that is projection की तरह मतलब hairs present होते हैं, तो उन्हें हम ciliated columnar epithelium बोल सकते हैं। The cilia have the ability to move, their movement pushes substance like mucus forward। इनमें क्या होता है? इसमें एक ability होती है that it can move, thereby their movement pushes substance like mucus forward। इसीलिए से mucus जैसे जो substances होते हैं इन्हें ये forward करके रखते हैं। It is found in the respiratory tract, ये respiratory tract में मिल सकते हैं, and also lines oviduct, oviduct में भी मिल सकते हैं, sperm ducts में मिल जाते हैं, and kidney tubers में भी ये मिल सकते हैं। The next is glandular epithelium। मैंने भी बताया था ना आपको, glandular epithelium भी हमारा epithelial tissues में ही आता है। Sometime portion of epithelial tissue folds inward। कभी कभी क्या होता है, जो epithelial tissue है उसका एक portion fold inward हो जाता है। This result in formation of multicellular gland। अब यदि वो fold हो गया, अंदर की तरफ वो fold हो रहा है, तो क्या होगा? जो multicellular glands हैं उसका formation हो जाएगा। This tissue is called glandular epithelium। और इसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। Also, in this type of epithelium, cells acquire additional specialization function, such as secretion of substance at the epithelial surface. They are known as glands। जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, इनमें क्या होता है? जो सेल्स हैं उनमें स्पेशल टाइप के फंक्शंस दिए गए होते हैं, जिनकी वजह से सीक्रेशन होता है सब्सटेंस का। Secretion like gastric juice, mucus, tears, etc. are the products of glandular epithelium। मैंने बताया था ना आपको कि जितने भी हमारे gastric juice हुआ, mucus हुआ, tears हुए even, उनका भी प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? glandular epithelium की वजह से। Clear? So it's a time for challenging question mark। Today's question is
Identify the types of tissues in the skin and lining of kidney tubules. स्किन में और किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग्स में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in skin, squamous epithelium is present, while in lining of kidney tubules, cuboidal epithelium is present. Normally दोनों में ही epithelial tissues present रहते हैं, बट स्किन में squamous epithelium tissue present रहता है, जबकि kidney of lining of kidney tubules में cuboidal epithelial tissue present रहता है. So what did we learn today? आज हमने epithelial tissues के बारे में डिस्कस किया, उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया. In next sessions we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.